कहानी की शुरुआत जापानी फेरी टेल्स के एक किरदार घोस्ट के बारे में बताते हुए होती है, जिसमें कहा जाता है कि घोस्ट एक महान योद्धा था जिसने अपनी जिंदगी की कोई भी जंग नहीं हारी थी। हैरत की बात ये थी कि वो मर के भी जिंदा हो सकता था और घोस्ट की यही खूबी उसे लीजेंड बनाती थी, जिसकी कहानी आज भी जापानी लोगों के दिमाग में बसी हुई है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक अनजान जगह पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स की टीम को देखते हैं जिन्हें यहाँ ट्रेनिंग के लिए लाया गया था। वो सभी ट्रेनिंग कर ही रहे होते हैं कि अचानक एक आदमी वहाँ पहुँचता है और बड़ी चालाकी से उन सभी आर्मी ऑफिसर्स को एक एक करके मौत के घाट उतार देता है। यहाँ तक कि इस टीम के कमांडिंग ऑफिसर को भी नहीं छोड़ता। इस आदमी का नाम अबायस होता है, जो कि कभी इन्हीं सोल्जर्स में से एक हुआ करता था। अबायस इतना ताकतवर और प्रोफेशनल था कि अब तक उसके हाथ से कोई भी दुश्मन जिंदा नहीं बच पाया था। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम 8 साल की एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम सांची होता है। और ये बच्ची अपनी उम्र के बच्चों से काफी अलग थी। जिस उम्र में बच्चे खेलना कूदना पसंद करते थे, उस उम्र में सांची बहुत समझदार बन चुकी थी, जिसका कारण उसके अंकल तोशिरो थे। तोशिरो एक बहुत सीधा सादा आदमी था। वो शहर में छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर चलाया करता था और सांची उन्हीं के साथ रहा करती थी। सांची भी बचपन से घोस्ट की कहानी सुनती आ रही थी और उसे लगता है कि उसके अंकल तोशिरो ही वो लेजेंड हीरो है। वहीं तोशिरो अपने काम से काम रखने वाले लोगों में से था और उसकी लाइफ में कुछ ही चुनिंदा लोग थे जिनमें से सांची सबसे जरूरी थी। हालांकि तोशिरो कुछ दिनों से अपने बुरे सपनों से जूझ रहा था। सपनों में वो मार काट और खून खराबा करते नजर आता था। यहाँ तक कि इसके कुछ जख्म वो अपने शरीर में महसूस भी करता है, जिसकी वजह से उसकी रात की नींद पूरी तरह से हराम हो चुकी थी। इसलिए अगले दिन तोशिरो एक साइकेट्रिस्ट से मिलने जाता है और उन्हें अपने सपनों के बारे में बताता है कि कैसे वो एक सुनसान जंगल में बड़ी ही बेरहमी से लोगों की जान ले रहा है। उसे अब इस चीज का डर सताने लगा था कि कहीं उसके अंदर का वो खूनी शैतान फिर से बाहर न आ जाए और वो पहले जैसा न बन जाए। लेकिन साइकेट्रिस्ट उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये सब कुछ वो सिर्फ सपने में करता है और इसीलिए उसे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से कहानी सीधा फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ तोशिरो सांची को बचपन से ही उसके शरीर और दिमाग को मजबूत बनाने की ट्रेनिंग देता था, ताकि आगे जिंदगी में जब उसके ऊपर कभी भी दुखों का पहाड़ टूटे तो वो इसे आसानी से सह सके। तोशिरो ने ये सब कुछ एक लेजेंड से सीखा था, क्योंकि उसे भी अपनी तकलीफें महसूस नहीं हुआ करती थीं। बस तभी से सांची को अपने अंकल में ही वो घोस्ट दिखाई देता है। और तो और वो लेजेंड की फेरी टेल्स वाली किताब भी तोशिरो ने ही सांची को दी थी, जिसे वो हमेशा अपने सीने से लगा कर रखती थी। वहीं कुछ दिनों बाद इन भयानक सपनों की वजह से तोशिरो एक बार फिर से अपने शरीर में बदलाव महसूस करने लगा था। खून का प्यासा, उसके अंदर का वो तोशिरो बाहर आना चाहता था, जिसे तोशिरो कंट्रोल करने में लगा हुआ था। इसी दौरान एक दिन उसकी दुकान पर 2 चोर आ जाते हैं, जो चाकू दिखाकर पूरी दुकान खाली करने को कहते हैं। तोशिरो चाहता तो मिनटों में उनका काम तमाम कर सकता था, लेकिन तोशिरो बिना कुछ कहे चुपचाप सारा पैसा निकालकर उन्हें दे देता है, क्योंकि वो अपने आप पर काबू पाना चाहता था, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी होता है। इसके बाद वो हमेशा की तरह सांची के साथ अपने दोस्त केनेजी से मिलने हॉस्पिटल जाता है। दरअसल केनेजी भी कभी तोशिरो के साथ आर्मी में हुआ करता था। दोनों में पक्की दोस्ती थी, लेकिन एक जंग के दौरान तोशिरो की जान बचाने के चक्कर में केनेजी अपनी जान दांव पर लगा देता है। घटना में तोशिरो तो बच जाता है, पर अफसोस केनेजी अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। साथ ही उसके पूरे शरीर को लकवा भी मार चुका था, जिसका अफसोस आज तक तोशिरो को था। आज जब वो केनेजी से मिलने के बाद सांची के साथ घर के लिए लौट रहा होता है, तो उसे एक अनजाने खतरे का एहसास होता है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि दूर मौजूद केनेजी भी इस खतरे को महसूस कर लेता है। तोशिरो बिना समय गंवाए सांची को किसी बहाने से घर भेज देता है और खुद जाकर बाजार के बीचों बीच खड़ा हो जाता है, ताकि छुपे हुए दुश्मनों को पहचान सके। और कुछ ही देर में उसे उनका अंदाजा हो जाता है। तभी एक लड़की पीछे से आकर उस पर बंदूक तान देती है। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाती, तोशिरो पलक झपकते ही इस दुनिया से उसका नामो निशान मिटा देता है। फिर दूसरा आदमी उस पर साइलेंसर लगी बंदूक से गोलियां चलाने लगता है, मगर तोशिरो की फुर्ती के आगे उसके सभी दांव बेकार जा रहे थे। जिसके बाद आखिर में सिर्फ पेन की एक नोक से तोशिरो उसे भी मौत के घाट उतार देता है। और ये देखकर बाजार में मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। यहीं पर हम अबायस को भी देख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बारिश में सांची अपने अंकल का इंतजार कर रही होती है। इसी बीच उसके पास फैंटम नाम का एक आदमी आता है। ये वही आदमी है जिसने तोशिरो की जान लेने
लेने के लिए उन लोगों को भेजा था। हालांकि ये आदमी सांची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बस उसके सिर पर हाथ रखकर वहां से चला जाता है। ये देखकर सांची को ऐसा लगता है मानो वो उस इंसान को जानती हो या फिर वो उससे पहले कभी मिल चुकी है, मगर कब वो दिन उसे याद नहीं आ रहा था। इसके बाद हमें इज़ावा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक खूंखार अपराधी होती है और अब फैंटम ने उसे तोशिरो को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इस पर फैंटम का असिस्टेंट कैस्पर कहता है, जब हमें फैंटम का असली पता लग चुका है तो फिर क्यों ना हम अपने सभी आदमियों को भेजकर उसे खत्म कर दें। अब इन हालातों को देख तो ऐसा लग रहा था मानो फैंटम की तोशिरो से कुछ पुरानी दुश्मनी हो, जिसके चलते वो उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था। फैंटम ये भी जानता था कि तोशिरो जितना पावरफुल है उसे अबायस के अलावा कोई और नहीं मार सकता। और तब हमारी नजर कैस्पर के लैपटॉप पर जाती है जिस पर तोशिरो और अबायस से जुड़ी जानकारियां मौजूद थीं। यहाँ हमें पता चलता है कि पहले ये दोनों साथ में ही काम किया करते थे। इसके अलावा उसका कोड नेम घोस्ट है क्योंकि वो आर्मी की नजर में लेजेंड फाइटर था जिसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद फैंटम ने रखा था। वही दूसरी तरफ तोशिरो फिर से अपनी साइकेट्रिस्ट से मिलता है जिसके साथ आज उसका सेशन है। साइकेट्रिस्ट उससे पूछती है कि तुम सपनों में इतने बेरहम हत्यारे बने फिरते हो तो क्या तुम्हें सच में अपनी मौत से डर नहीं लगता, जिस पर तोशिरो उन्हें बताता है कि उसे कभी भी मौत से डर नहीं लगा, उल्टा खतरे के वक्त तो उसका शरीर और भी नॉर्मल हो जाता है। यहाँ साइकेट्रिस्ट अपनी उंगली उसके सिर पर रखकर एक पल के लिए इसे बंदूक मारने को कहती है और सवाल करती है कि क्या अब उसे डर लग रहा है। पर डर तो छोड़िए, ये देखकर तोशिरो के अंदर का घोस्ट बाहर आ जाता है और हवा की रफ्तार से उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। फिर कान के पास आकर कहता है, जितनी देर में वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है इतनी देर में तो वो न जाने कितनी बार उसकी जान ले चुका होता। तोशिरो का ये रूप देखकर खुद आज उसकी साइकेट्रिस्ट भी खौफ में हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि जिस इंसान का वो इलाज कर रही है वो वाकई इलाज के काबिल है भी कि नहीं। अब शाम होती है और हम तोशिरो को सांची के साथ उसके दोस्त के बार में देखते हैं कि तभी उसे एक बार फिर से खतरे का अंदेशा होता है और वो अपने दोस्त को सांची का ख्याल रखने को बोलकर खुद किसी काम के सिलसिले में बाहर आ जाता है, जहाँ उसका इंतजार काफी लोग बेसब्री से कर रहे थे जो तोशिरो को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं, मगर उनमें से कोई भी उसे छू भी नहीं पाता। तोशिरो को अब अंदाजा हो चुका था कि शहर में उसके दुश्मन आ चुके हैं, इसलिए वो कुछ जरूरी सामान को लेने के लिए अपनी दुकान की तरफ जाता है। पर यहाँ भी फैंटम के लोग उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तोशिरो अपनी काबिलियत से चुटकियों में उन्हें भी मार देता है। इसी दौरान दुकान में फॉक्स और ईगल नाम के दो लड़के आते हैं जिन्हें किसी और ने नहीं केनेजी ने उसकी हेल्प करने के लिए भेजा था। पर तोशिरो को यहाँ किसी की भी जरूरत नहीं थी। वो हमेशा अपने दुश्मनों को अकेले खत्म करना पसंद करता था, इसीलिए वो उन्हें वापस भेज देता है। लेकिन जब ये बात केनेजी को पता चलती है तो वो उन दोनों पर काफी गुस्सा होता है और उन्हें किसी भी हालत में अपने दोस्त के पीछे साए की तरह रहने को कहता है। असल में केनेजी भी एक माहिर कमांडर था और उसे भी एहसास हो चुका था कि जरूर तोशिरो खतरे में है, इसलिए खुद वो उस लायक न होने की वजह से उसने इन दोनों को अपने दोस्त की हिफाजत के लिए भेज देता है। इसके बाद सांची का हालचाल जानने के लिए तोशिरो उसे फोन लगाता है, पर तभी वहाँ इज़ावा नाम की वो लेडी किलर आ जाती है जो तोशिरो के पीठ पीछे उसे मारने ही वाली होती है। लेकिन तब तक तोशिरो की नजर उस पर पड़ चुकी थी और फिर सांची से बात करते करते वो एक लेजेंड की तरह उसी फोन बूथ के अंदर ही इज़ावा को मार डालता है। इधर हम फॉक्स एंड ईगल को देखते हैं जो फैंटम को मारने के लिए तैयारी में जुटे हुए थे। यहीं पर ईगल अपने दोस्त फॉक्स को तोशिरो की सच्चाई बताते हुए कहता है कि एक वक्त था जब केनेजी और तोशिरो दोनों ही फैंटम के लिए काम किया करते थे, मगर कुछ साल पहले तोशिरो ने उसके साथ काम करना बंद कर दिया क्योंकि फैंटम अब एक खूंखार अपराधी बन चुका था और वो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके उन्हें ट्रेंड किया करता था। इस दौरान वो उन बच्चों को नशीला पदार्थ देता था और उनके दिमाग को काबू करता था, जिससे उनके अंदर डर और दर्द दोनों का एहसास खत्म हो सके और फिर उन्हें किलर बनाकर अपने दुश्मनों को ठिकाने लगवाता है। कुछ समय बाद जब तोशिरो को फैंटम के इस सच के बारे में पता चला तो उसने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन फैंटम ने तोशिरो को ऐसे ही जाने नहीं दिया बल्कि उस पर बम से हमला करवाया, जिसमें खुशकिस्मती से केनेजी की वजह से तोशिरो की जान बच जाती है और वो लोग मिलकर ये दिखा देते कि तोशिरो इस हादसे में मर चुका है ताकि फैंटम के लोग उसका पीछा छोड़ दें। पर अब 3 सालों बाद जब फैंटम को तोशिरो के जिंदा होने की खबर मिली तो वो उससे बदला लेने के लिए यहाँ आ गया। हालांकि एक बात उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि आखिर तोशिरो ने फैंटम का ऐसा क्या बिगाड़ दिया था जो वो आज तक उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ फैंटम के पास अब अबायस का कॉल आता है और वो उसके आदमियों से तोशिरो और उसके बीच में आने को मना करता है क्योंकि अबायस भी तोशिरो को मारना चाहता था। साथ ही फैंटम के ऐसा न करने पर उसे और उसके लोगों को भी जान से मारने की धमकी देता है। इस पर कैस्पर बॉस से पूछता है आखिर अबायस क्यों तोशिरो की जान का दुश्मन बना पड़ा है, तो फैंटम बताता है कि असल में ये दोनों मेरी ही टीम के मेंबर थे और एक अच्छे दोस्त भी, पर इन सब के बावजूद भी उन दोनों में काफी फर्क था, जैसे कि अबायस को सिर्फ लोगों की जान लेने से मतलब था। दूसरी तरफ तोशिरो ने आज तक बिना वजह
वजह किसी पर हाथ नहीं उठाया था और यही चीज इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती थी। अगली सुबह हम कैस्पर को देखते हैं जिसने फैंटम के कहने पर सांची को किडनैप कर लिया था। ये बात जब तोशिरो को पता चलती है तो वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, बल्कि कहीं न कहीं उसे इस चीज का अंदाजा था कि आज नहीं तो कल फैंटम ये घटिया हरकत करेगा। इसीलिए उसने पहले ही सांची की उस फेरी टेल वाली किताब में एक जीपीएस लगा कर रखा था जिसके जरिए तोशिरो को फैंटम के अड्डे के बारे में पता चल जाता है। वहीं अब हम एक अंधेरे कमरे में डरी सहमी सांची को देखते हैं। उसके पास फैंटम पहुंचता है जो उसे बताता है कि वो तोशिरो की कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि उन बच्चों में से एक है जिन्हें वो अगवा करके किलर बनाता था। एक दिन यहाँ से जाने से पहले तोशिरो उसे भी अपने साथ ले गया। दरअसल इतने ढेर सारे बच्चों में तोशिरो सिर्फ सांची को ही अपने साथ इसलिए ले गया क्योंकि उसका सांची से एक खास रिश्ता था जिसका पता केवल फैंटम को था और उसी का बदला लेने के लिए वो बेताब था। शायद इसी वजह से सांची बाकी बच्चों से अलग थी और तभी उस दिन फैंटम को देखकर ये महसूस हुआ था कि उसने कहीं न कहीं उसे देखा है। कुछ ही देर बाद तोशिरो भी ईगल और फॉक्स के साथ सांची की किताब में लगे जीपीएस की हेल्प से उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां सांची को अगवा करके रखा गया था। लेकिन उस तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि जंगल के चारों ओर फैंटम के आदमियों का पहरा था। ऐसे में सबसे पहले तोशिरो उनसे लड़ने का प्लान बनाता है। वही तोशिरो फॉक्स और ईगल की हेल्प से फैंटम के हर एक आदमी को बड़ी होशियारी से मारते हुए वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। तभी हमें अब्बायस को भी दिखाया जाता है जो कि इसी जंगल में मौजूद था और वो भी बहुत बुरी तरह से फैंटम के आदमियों को मार रहा था। दोनों ही फैंटम के ही आदमियों को मार रहे थे लेकिन उनके फाइट करने का तरीका बहुत अलग था। दोनों ही अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे थे कि अचानक फॉक्स का सामना कैस्पर से होता है जिसे पहले तो वो एक छोटा बच्चा समझकर छोड़ देता है, लेकिन उसकी यही मासूमियत बहुत बड़ी गलती साबित होती है जिसका फायदा उठाकर कैस्पर उसे मिनटों में मौत के घाट उतार देता है। फिर फॉक्स को मारने के बाद कैस्पर की नजर तोशिरो पर पड़ती है और वो बिना मौका गंवाए उस पर हमला कर देता है, लेकिन तोशिरो उसकी खूब पिटाई करता है जिससे तंग आकर कैस्पर अपने शरीर में लगे बम से उसे खत्म करने की कोशिश करता है। मगर तोशिरो होशियारी से उसके इस प्लान पर पानी फेर देता है और बम में लगे वायर की सारे केबल काट देता है जिसकी वजह से न तो बम ब्लास्ट होता है और न ही तोशिरो की जान जाती है। लेकिन वो कैस्पर को मार के फॉक्स का बदला ले लेता है। लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर थी। तोशिरो दुश्मनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उसे अपने आसपास अबायस के होने का एहसास होता है। इसी दौरान ये कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हम इन दोनों को साथ में देखते हैं। तोशिरो फैंटम के गैरकानूनी कामों के खिलाफ था, वो इसके लिए आवाज भी उठाता है, लेकिन अबायस उसे ये कहकर इन सब में पड़ने से मना कर देता है कि वो एक सोल्जर है और उनका काम अपना मिशन पूरा करना है ना कि कमांडर के काम में टांग अड़ाना। अब क्योंकि अबायस उसका दोस्त था इसलिए उसकी बातें तोशिरो को चुभ जाती हैं और वो ये मिशन बीच में छोड़कर वहां से चला जाता है जिससे कहीं न कहीं अबायस को बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ फैंटम को दिखाया जाता है जो सांची को बताता है कि आखिर उसने तोशिरो का कोड नेम घोस्ट क्यों रखा था। दरअसल जापानी मान्यताओं के मुताबिक घोस्ट एक न हारने वाला निडर योद्धा था और फैंटम को भी हमेशा से तोशिरो में भी यही क्वालिटी दिखाई देती थी। तोशिरो भी बिल्कुल उसी लेजेंड किरदार की तरह बेखौफ और खतरनाक था। वो इतना बहादुर था कि उसने कभी भी किसी मिशन में हार नहीं मानी थी। फैंटम सांची से ये सब कुछ बता ही रहा होता है कि अचानक फैंटम के लोगों को मारते मारते तोशिरो उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां सांची मौजूद थी। वही सांची तोशिरो को देखकर फौरन उनसे लिपट जाती है, लेकिन फैंटम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए तोशिरो ईगल से कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक तुम सांची का ख्याल रखो। इतना कहकर वो खुद फैंटम को मारने के लिए निकल ही रहा होता है कि सांची तोशिरो को उसे छोड़कर न जाने की जिद करने लगती है क्योंकि सांची ने तोशिरो को कभी भी कहीं जाने से नहीं रोका था। लेकिन आज न जाने क्यों उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था। वो नहीं चाहती थी कि तोशिरो उसे छोड़कर जाए, लेकिन तोशिरो उसे समझाता है कि कभी घोस्ट को कुछ हुआ है जो आज होगा और वापस आने का वादा करके फैंटम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद कमरे के बाहर ही उसका मुकाबला फैंटम के कुछ बचे हुए लोगों से होता है जो कि बहुत ज्यादा होने के कारण तोशिरो पर भारी पड़ रहे थे। अगले ही पल हम अबायस को भी यहीं पर देखते हैं। फिर वो दोनों मिलकर ठीक उसी तरह फाइट कर रहे थे जिस तरह मिशन के दौरान अपने दुश्मनों को मारा करते थे। और जब वो दोनों फैंटम के सभी लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं तो बारी आती है उनके बीच होने वाली लड़ाई की। यहाँ साथ में ट्रेनिंग लेने की वजह से इन दोनों की फाइटिंग स्किल लगभग सेम ही होती है और इन्हें लड़ते हुए देखकर ये बता पाना बहुत मुश्किल था कि आखिर इनमें कौन जीतेगा। शुरुआत में तो अबायस ने लड़ाई में तोशिरो पर भारी पड़ता है, लेकिन फिर तोशिरो लड़ाई में वापसी करके अबायस के हर एक वार का जवाब देता है, जिसके कुछ ही मिनटों बाद तोशिरो अबायस को मार भी देता है। पर जीतने के बावजूद वो इस लड़ाई में बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तोशिरो लड़खड़ाते हुए सांची को कॉल करके अपने ठीक होने की खबर सुनाकर जल्दी ही घर वापस आने की बात कहता है। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ता है कि तभी सामने उसे फैंटम खड़ा मिलता है।
इतने सालों बाद अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक को देखकर फैंटम उसे पुरानी बातें याद दिलाने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हें इतनी ट्रेनिंग दी और तुमने मेरे ही खिलाफ उसका यूज किया, तो फिर इन सब का क्या ही फायदा ऊपर से, अब तुम्हारे अंदर वो बात भी नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। इस पर तोशिरो बोलता है, दरअसल फैंटम ने उसे नहीं बल्कि उसने फैंटम को ढूंढ निकाला था, और फिर अपने चाकू को निकालकर फैंटम की तरफ करता है। इससे पहले तोशिरो कुछ कर पाता, हकीकत में फैंटम बड़ी ही चालाकी से उसे अपनी बातों में उलझाकर हिप्नोटाइज कर रहा था, और वो कुछ हद तक इसमें कामयाब भी हो चुका था। लेकिन तभी तोशिरो धीरे धीरे बेहोश हो रहा था, जिसका फायदा उठाकर फैंटम तोशिरो का काम तमाम करने के लिए उस पर अपने चाकू से वार करता है। लेकिन अचानक तोशिरो को होश आता है और वो पलक झपकते ही फैंटम का सिर धड़ से अलग कर देता है। पर अफसोस, तब तक फैंटम का वो चाकू भी उसे घायल कर चुका था। ऐसे में जरूरत से ज्यादा खून बहने की वजह से तोशिरो कुछ ही मिनट बाद वहीं गिरकर अपनी मौत का इंतजार करने लगता है, और मरते वक्त बस उसकी जुबान पर सांची का नाम होता है, जिसे आज वो उसे बेटी कहकर बुलाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि तोशिरो सांची का अंकल नहीं बल्कि उसका पिता था, जो कि उसकी लवर शिजुका की बेटी थी। इसीलिए तोशिरो ने उसे फैंटम के जाल से बाहर निकाला था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जितना जालिम और खतरनाक वो है उतना कभी उसकी बेटी बने। इसके बाद तोशिरो अपनी बेटी से निभाया वो आखिरी वादा पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपनी मौत के कारण कभी घर वापस नहीं आता है। कहानी के अंत में हम सांची को समुद्र के किनारे अपने पिता की दी हुई वो फेरी टेल वाली किताब को जमीन में दफनाते हुए देखते हैं, और वो ऐसा इसलिए कर रही थी। अब उसे इस किताब की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार उसकी नजर में अब सबसे बड़े लेजेंड उसके अंकल तोशिरो यानी उसके पिता ही थे, जिनकी ढेर सारी कहानियां उसने हमेशा हमेशा अपनी यादों में बसा के रखी हैं। इसके बाद सांची ईगल के साथ वहां से जाने लगती है, जिसे दूर खड़ा तोशिरो देख रहा था, जो अब एक घोस्ट के रूप में हमेशा अपनी बेटी के साथ उसकी रक्षा करेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।